आज के इस वीडियो में दोस्तों नाभिक चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं कराने वाला हूं और बिना रटाए एक एक चीजों को सिखाऊंगा दोस्तों। पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको एकदम बेहतरीन फील होगा दोस्तों। एक एक चीज चाहे आप इसे पढ़े हो, चाहे इस चैप्टर की आपको जानकारी हो या ना हो, आप समझ लो जीरो पे हो तो भी ये चैप्टर आपको एकदम क्लियरली समझ आएगा। एक एक चीजें आपके नस नस में धसा दूंगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप वीडियो पूरा अंत तक देखना, मजा जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है। कहीं रटाऊंगा नहीं। वीडियो के अंत में कुछ ऐसे टिक आउट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों जो हर बार आता है, हर बार। समझ आई मेरी बातें? यानी नाभिक वाले चैप्टर से एक टिक आउट या दो टिक आउट 100% डालता है। परमाणु और नाभिक को मिला दिया जाए तो एक या दो टिक आउट फिक्स है कि रहता ही रहता है, बाकी और आपका प्रश्न उत्तर होता है। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं, एक एक चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को परिभाषित करना है, यानी नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है, इन दोनों को समझना है दोस्तों। इतना सटीक तरीके से समझाऊंगा दोस्तों कि एग्जाम में आकर एकदम खुशी खुशी लिख करके आओगे। और याद रखना, सिखाते दौरान कुछ इतनी बेहतरीन चीजें सिखा दूंगा कि आप एग्जाम का तो काम आपका हो ही जाएगा, लेकिन आपकी ज्ञान यानी आपका नॉलेज भी बेहतर बढ़ जाएगा। जैसे समझिए, पहले परिभाषा भाड़ में गया, पहले जो समझा रहा उसे समझिए, परिभाषा अपने आप तैयार हो जाएगा। देखिए समझिए, पहले नाभिकीय विखंडन होता क्या है, ध्यान से समझ। जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक ना। और इसके नाभिक के अंदर दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, दो लोग। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर होता है कोई चार्ज नहीं, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनना। अगर मान लो इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ाई जाए, प्रोटॉन की संख्या बढ़ाई जाए तो क्या होगा, ये नाभिक जो होगा धीरे धीरे भारी होने लगेगा और साइज में बड़ा होने लगेगा, होगा कि नहीं। अब प्रोटॉन पे क्या है, प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, ना तो ये आकर्षित करेगा ना तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस प्लस चार्ज है। तो देखो जब प्लस और प्लस आपस में रहते हैं ना, जब तो एक दूसरे को धकेलते हैं। धकेलने का मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब होता है रिपेल करते हैं एक दूसरे को। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे जितना ही ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, साइज भी बढ़ता जाएगा और प्रतिकर्षण भी बढ़ता जाएगा। एक दूसरे को ढकेलेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके वजह से इसका नाभिक जो है ना, नाभिक के बाद फाट जाता है। समझ आई? जिसकी वजह से क्या होता है, नाभिक ही एकदम फाट जाता है, जिसकी वजह से टूट करके एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। टूट करके दो या दो से अधिक नाभिक में बट जाता है, ठीक ना। कई जगह परिभाषा में यह भी लिखा होगा कि दो बराबर भागों में या दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। इसी घटना को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। आप रटे जरूर होंगे, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी वो आज जान गए। मजा आया कि नहीं? क्या आपको लगा कहीं रटा रहा हूं? नहीं ना, मैंने बोला ना, फील होगा मेरे भाई, ठीक है। आपको तब समझ आएगा। देखो कहता है ना कि फिजिक्स, फिजिक्स याद रखना कठिन तब लगता है जब आप रटते हो। फिजिक्स फील करने की चीज है। फिजिक्स फील, फिजिक्स फील, फील फिजिक्स। समझ आई मेरी बातें? तो ध्यान से समझो। तो मैंने क्या बोला, अब ये यहां शब्द क्या लिखा है, जब किसी भारी नाभिक। अब भारी शब्द क्यों लिखा, अब धीरे धीरे समझ गए होंगे। क्योंकि भारी कब होगा, जब धीरे धीरे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। अगर ज्यादा प्रोटॉन होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे तो क्या होगा, नाभिक की साइज बढ़ती जाएगी। समझ आया? अब भारी भी होता जाएगा, प्रोटॉन का वजन तो होगा ना कुछ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसी अवस्था आएगी प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा। अब प्रतिकर्षण जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक और खास बात कि जब ये टूटता है ना, तो उस दौरान बहुत तगड़ा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा रिलीज करता है, और इसी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। इसी ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किसी न किसी कार्य में। समझ आई मेरी बातें? यहां तक फील हुआ? अब नाभिकीय विखंडन समझ आया ना, नाभिकीय संलयन अपने आप समझ जाओगे। अब कहोगे कैसे सर? इसी का जस्ट उल्टा। यहां भारी था ना, तो यहां पे हल्का होगा। मजा आया? देखो फील होने लगा होगा, फील होने लगा होगा। नाभिकीय संलयन कैसे बोलोगे, जब दो हल्के नाभिक, जब दो हल्के नाभिक आपस में संलयित हो जाते हैं। संलयित का मतलब जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद एक भारी नाभिक बना लेते हैं। समझ आए मेरी बातें? जुड़ने के बाद एक नाभिक बना लेते हैं, तो इसी को कहते हैं नाभिक का संलयन। दो नाभिकों का जुड़ना ही नाभिक का संलयन कहलाता है। समझ आई मेरी बातें? और यहाँ पे कुछ खास चीज है, ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ खास चीज है कि जब ये जुड़ते हैं ना, देखो यहाँ पे एक और चीज सीखने को मिलेगा तुम्हें, और होगा द्रव्यमान ऊर्जा क्षति। द्रव्यमान ऊर्जा क्षति या फिर नाभिकीय द्रव्यमान ऊर्जा क्षति, ये कह सकते हो। क्षति का मतलब हानि। क्या होता है समझो पहले, ठीक ना। देखो जैसे मान लो ये दो नाभिक थे, तो इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर भी क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान को जब जोड़े भाई, ये दोनों जुड़ के ये बना,
तो उम्मीद ही ना है रहेगी कि अगर मान लो उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, अगर मान लो यहाँ का द्रव्यमान 10 है, यहाँ का द्रव्यमान 10 है, जब ये जुड़ेगा तो हर कोई उम्मीद ही नहीं करेगा कि हाँ 20 आएगा, इसका नाभिक का द्रव्यमान 20 होगा, इन दोनों के जोड़ने के बाद ये बराबर आएगा। उम्मीद करोगे कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर 10 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 20 नहीं मिलेगा, 17 18 17 18 16 15 ऐसा मिलेगा। कहने का मतलब समझो, सपोज दैट कुछ भी नंबर लेके समझा रहा हूं कि यहाँ का द्रव्यमान अगर जुड़ोगे, जब जुड़ जाते हैं तो इन दोनों द्रव्यमान भाई जब ये जुड़ेंगे तो द्रव्यमान इकट्ठा होगा ना। तो होता क्या है कि जब हम चेक करते हैं कि जुड़ने से पहले का जो यहाँ का द्रव्यमान और यहाँ का द्रव्यमान था, जुड़ने के बाद इस नाभिक का जब द्रव्यमान चेक किया तो इन दोनों के योगफल के द्रव्यमान से इनके योगफल वाले द्रव्यमान से ये द्रव्यमान क्या था, नाभिक का द्रव्यमान जो था वो कम था। तो कमी क्यों आई और कितने की कमी आई? ये जो कमी है इसे ही कहते हैं द्रव्यमान क्षति, नाभिक का द्रव्यमान क्षति। इसे अलग से अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब बताओ ईमानदारी से, दो टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं? नाभिकीय विखंडन आएगा एग्जाम में तो कर लोगे सीना ठोक के एकदम। अगर आपको नाभिकीय संलयन आएगा तो कर लोगे पक्का ना, गारंटी ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन है, कह रहा नाभिक द्रव्यमान क्षति और नाभिक द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, नाभिक बंधन ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो दोनों बहुत ही इजीली ढंग से समझ सकते हो, जैसे बता रहा हूं समझना, पहले डेफिनेशन बाद में पढ़ना, पहले जो बता रहा हूं समझो। जैसे कि मान लो अगर कोई मैं एक परमाणु लेता हूं तो परमाणु के अंदर नाभिक है, तो नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठा हो जाता है, ऐसे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे तो उसी को हम नाभिक कहने लगते हैं। समझ है मेरी बातें? यही तो नाभिक का निर्माण कर रहा है ना, समझ है मेरी बातें? नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़े निर्माण कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक का निर्माण कर रहा है। तो यहां ये जो नाभिक बना, इस नाभिक का जो द्रव्यमान है जिसे मास ऑफ न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। नाभिक का जो द्रव्यमान है, और यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अगर अलग अलग करके इसके द्रव्यमान को देखें, मान लो यहाँ पे खूब सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये सब क्या है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के द्रव्यमान को एमपी लिखूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को मैं लिखूंगा एमएन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जब इनको अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन है, मान लो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, मान लो ये क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है, और ये मान लो न्यूट्रॉन है। तो इनको अलग अलग जब द्रव्यमान इनका मैं वजन करके जब एक ही बार में जोड़ रहे हैं, इनके अलग अलग द्रव्यमान को जब टोटल कर रहे हैं, तो इसका जो द्रव्यमान आ रहा है, यानी इसको और इसको जोड़ने पर इसका द्रव्यमान जब जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो नाभिक है इसी का जब ये इकट्ठा हो जा रहा है, ये जो बहुत सारे अलग अलग है, जब इनको इकट्ठा करके एक नाभिक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर नाभिक का जब द्रव्यमान हम देख रहे हैं तो नाभिक का द्रव्यमान सदैव कम होता है। किससे? इस वाले से। चीज वही है। आपको एकदम अजीब लगेगा सुन के कि अरे यार, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों 20-20 केजी के हैं, दोनों 20-20 केजी के हैं, और जब ये दोनों चिपक जाते हैं, जब ये दोनों ऐसे चिपक जाते हैं तो 40 केजी के बजाय 35 केजी के, 5 केजी गायब हो गया। ये जो 5 केजी गायब हुआ ना, उसी को द्रव्यमान क्षति कह रहे हैं। समझ आ रही मेरी बातें? तो यहाँ पे इसको इकट्ठा जब हम कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो नाभिक है, इकट्ठा करने से पहले का जो द्रव्यमान है टोटल, और इकट्ठा होने के बाद जब नाभिक बना ले रहा है, उसका द्रव्यमान जो है ये कम हो जा रहा है इससे, और जितना कम हो रहा है उसे ही नाभिक क्षति कह रहे हैं, नाभिक का द्रव्यमान क्षति। तो यहाँ पे देखो, नाभिक का जो द्रव्यमान क्षति है, यहां से एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। नाभिक का द्रव्यमान क्षति जो है, द्रव्यमान क्षति, इसको हम डेल्टा एम कह रहे हैं, ठीक ना। क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें से माइनस अगर कर दे हम इस वाले को, जितनी कमी हुई है मास ऑफ न्यूक्लियस, इस वाले नाभिक का द्रव्यमान घटा दे तो आपको इसके बराबर आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? अगर ऐसे फील नहीं हो रहा तो ऐसे फील करो ना कि खूब सारे अलग अलग प्रोटॉन, अलग अलग न्यूट्रॉन, अलग अलग प्रोटॉन, अलग अलग न्यूट्रॉन एक जगह पे हैं। इनके द्रव्यमान को जब मैंने देखा तो कुछ और था, जब इकट्ठा करके देखा तो मैंने सोचा था भाई वही चीजें तो है, यहाँ भी उतना ही होगा इकट्ठा कर देंगे तो भी, लेकिन इकट्ठा किए तो भाई यहाँ का द्रव्यमान कम हो गया। अगर कहूँ कि यहाँ पे इकट्ठा करने से पहले इसका टोटल का द्रव्यमान मान लो 20 है, और इकट्ठा करने के बाद इसका द्रव्यमान 15 बचा, तो कोई पूछे कितने की कमी आई, तो कोई कहेगा 20 माइनस 15 है, ज्यादा में से कम को घटाओगे ना, तो जो बचा 5 घटने के बाद 5, यही क्या है? आपका द्रव्यमान क्षति है। फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? वही चीज यहाँ किया है, गौर से देखो, ठीक है। माइनस, क्लियर हुआ?
इसे ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब इसे पढ़ो, देखो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा सदैव कम होता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। इसे ही द्रव्यमानों में जो अंतर आया, ये जो द्रव्यमानों में अंतर आ रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि बंधन ऊर्जा क्या है। अब बंधन ऊर्जा बहुत इजी है, ध्यान से समझना। जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब जब इकट्ठा होकर के यहाँ पे आके ऐसे एक नाभिक बना रहे हैं, तो नाभिक बनने के लिए ऐसे करके आपस में इकट्ठा हुए, तो अगर कोई इन्हें तोड़ना चाहे, अगर इन्हें कोई तोड़ना चाहे, अगर इनका कोई विखंडन करना चाहे, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से कोई ऊर्जा लगानी पड़ेगी। बाहर से क्या करना पड़ेगा? एक ऊर्जा लगाना पड़ेगा। तो किसी एक नाभिक को तोड़ने के लिए बाहर से कितनी ऊर्जा आप दे रहे हो, वही उसकी बंधन ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूं कि किसी की बंधन ऊर्जा मान लो 2 है और किसी की बंधन ऊर्जा मान लेते हैं सपोज दैट 10 है, तो जिसकी बंधन ऊर्जा 10 है तो इसका मतलब वो नाभिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे टूटने में बहुत ज्यादा चाहिए एनर्जी। समझ आई मेरी बातें? तो बंधन ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, ध्यान से समझना, बंधन ऊर्जा का जो फार्मूला होता है E बराबर होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो जो अभी मैंने डेफिनेशन बताया बंधन ऊर्जा का, उसको करने के बाद इसी फार्मूले को लिख दोगे नीचे, ठीक ना? अब रही बात ये क्या है, आप पूछना मत, देख लो यही चीज है द्रव्यमान क्षति। समझ आई मेरी बातें? तो नाभिक का बंधन ऊर्जा क्या होता है? वही चीज जो आप किसी नाभिक को तोड़ने के लिए बाहर से कितनी ऊर्जा आप दे रहे हो। समझ आ रही मेरी बातें? वही उसकी क्या है? बंधन ऊर्जा है। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, ये आ जाता है दोस्तों। पिछले साल 2024 के पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एक पेपर दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, बड़ा इजी है, इसका परिभाषा तो ऐसे ही बोल, इसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी होती है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे समस्थानिक है, समस्थानिक, और यहाँ क्या है? समभारिक, और यहाँ है सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब एक समान, ठीक है, ध्यान से समझना। सम अस्थानिक, अस्थानिक यहाँ पे अस्थानिक का मतलब है परमाणु क्रमांक से, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से, ठीक ना? ये सब पढ़ा होगा, आइसोटोप, आइसोबार है, ठीक ना? तो समस्थानिक होता क्या है? समस्थानिक कह रहा है कि ऐसे परमाणु या ऐसे दो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व, समझ आए मेरी बातें, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे देखो, कार्बन में यहां तीनों कार्बन है, अगर देखो नीचे का ये परमाणु क्रमांक है, सेम है कि नहीं, लेकिन ऊपर का परमाणु भार, एटॉमिक मास अलग अलग है। समझ आ रही मेरी बातें? अब देखो यहाँ पे जैसे नीचे में हाइड्रोजन का सब पे सेम है 1, लेकिन भार अलग अलग है। नाम भी जानते होगे, याद हो, नाम भी जानते होगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक ना? ए वाले का इस्तेमाल होकर पानी तुम्हारा बनता है, ए वाले का इस्तेमाल होकर के तुम्हारा भारी जल बनता है। समझ आई मेरी बातें? और यहाँ पे D3O बनता है। तो यहाँ पे जो है आपका ते समस्थानिक हो गया। संभारिक क्या होता है? संभारिक होता है दोस्तों, नाम में छुपा है, इस बार मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद सोचो क्या हो सकता है। संभारिक ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। अब देखो यहाँ पे ये नीचे क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक, अब देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन भार सेम है, तो ऐसे चीजों को संभारिक कहते हैं। जब भी इसको तैयार करना तो इसके एग्जाम्पल भी याद रखना, एग्जाम्पल पे ही सटीक मार्क्स मिलता है। सम न्यूट्रॉनिक, आगे मैं क्या बोलूं समझने वाला समझ गया होगा। सम न्यूट्रॉनिक, सम यानी समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन, ऐसे दो तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो। जैसे यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉन निकालने तो आता ही होगा, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, जितना आएगा वो न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे 4 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 2। देखो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है कि नहीं, समझ आया? तो इस तरह से किया जाता है। अब मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में ही कि जब ये सब बता लूंगा तो इसके वीडियो के अंत में 3-4 ऐसे टिक आउट बताऊंगा जो बहुत ही बार एग्जाम में आता है। तो आओ देखो उससे। अब यहाँ पे 2 टिक आउट देख रहे होंगे दोस्तों, ऐसे टिक आउट को देख के बहुत लोग भाग जाते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, कह रहा है कि दी गई नाभिक की अभिक्रिया में एक्स क्या है। यहाँ पे जो आपका एक्स है वो क्या है? प्रोटॉन है, अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है, ठीक है? एक मैं बताऊंगा, एक आप करोगे, ठीक है? कमेंट में जरूर जवाब दे, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, ठीक है? तो यहाँ पे आपका देखिए, पहले नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
कि यहां से 7 से 1 कम हो जाता है। जैसे ही 7 से 1 कम होगा तो एटॉमिक नंबर जैसे ही 6 होगा तो 6 किस में चला गया, कार्बन में चला गया। किसमें, कार्बन में। और यहाँ पे मास अभी भी उतना ही है, मास अभी भी उतना ही है। तो यहां से एटॉमिक नंबर जो होता है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, इसका मतलब x जो होगा वो आपका क्या होगा, प्रोटॉन होगा। समझ है मेरी बातें। उसके बाद यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस पे थोड़ा नंबर चेंज करके दिया गया है। गेम खेलिए, थोड़ा दिमाग से, थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को देखो कितना, इस क्वेश्चंस को देखो कितना भयंकर लग रहा है, देख के एकदम हंसी आएगा जब बताऊंगा तुम्हें। तो कहोगे अरे बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन है सर, सीखने के बाद हर चीज इजी लगने लगता है। देखना ना, भी फील होगा तुम्हें। कह रहा M1 और M2 द्रव्यमान के 2 नाभिक हैं। चलो भैया, 2 नाभिक है, एक नाभिक 2 नाभिक, एक द्रव्यमान M1 है, एक का द्रव्यमान M2 है। कह रहा है ये संलयन कर लेते हैं, संलयन यानी जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या बना लेते हैं, यम नाम का नाभिक बना लेते हैं। ठीक है, यम नाम का नाभिक बना लेते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जन, अरे भाई जाहिर सी बात है जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित ही होगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इस संदर्भ में सही संबंध क्या होगा, कुछ याद करो। अलग अलग रहेंगे तो इनको अलग अलग जोड़ोगे तो ये जब मिलने के बाद का जो नाभिक होता है हमेशा सदैव इन दोनों से कम होता है, योगफल के। इसका मतलब M1 प्लस M2 जब जोड़ोगे तो हमेशा ये वाला अधिक रहेगा, किससे, वास्तविक नाभिक से। क्या सही लगता है, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, मजा आया। तो अब नाभिक का आपका चैप्टर लगभग तैयार हो गया दोस्तों। अब एकदम जाके एकदम अब जाकर के एकदम निफिक्र होकर के इसे प्रैक्टिस करिए। अब मैं तो कहूंगा प्रैक्टिस भी करने की क्या जरूरत है, इतना इजीली ढंग से मैंने सब चीज समझा दिया। बस दिमाग में बातों को रखिए, एग्जाम देने से पहले एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।